नमस्कार। भारत और ईरान, जब भी हम इन दो देशों का नाम सुनते हैं ना, तो दिमाग में क्या आता है? तेल, व्यापार, पॉलिटिक्स, यही सब है ना। लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि इन दोनों के बीच एक ऐसा गहरा छिपा हुआ रिश्ता है, एक ऐसा कनेक्शन जो 20वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक की वजह बना। जी हाँ, चलिए आज इसी अनसुनी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ईरान में कोई हलचल होती है तो उसकी गूंज जम्मू कश्मीर जैसे भारतीय शहरों में क्यों सुनाई देती है? इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे की असली वजह क्या है? अच्छा, इस छिपे हुए कनेक्शन को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलना होगा। देखिए, हमारी कहानी की जड़ें आज के ईरान में नहीं हैं, बल्कि 19वीं सदी के भारत में हैं। ये सब शुरू हुआ अवध के शक्तिशाली साम्राज्य से, और यकीन मानिए, यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। बात है 1825 की। अवध के नवाब गाजी उद्दीन हैदर ने अंग्रेजों को उनके बर्मा अभियान के लिए 1 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। अब जरा सोचिए, उस जमाने में 1 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम रही होगी। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा तो यह है कि इस कर्ज का हुआ क्या। देखिए, अंग्रेजों ने असली पैसा मतलब मूलधन तो कभी वापस नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक डील की कि वो हमेशा के लिए, जी हाँ, हमेशा के लिए 5% ब्याज देते रहेंगे। और ये पैसा भारत से सीधा भेजा जाने लगा इराक के उन शहरों में जो शिया शिक्षा के सबसे बड़े गढ़ माने जाते थे। तो सवाल है कि ये पैसा इतना जरूरी क्यों था? वो इसलिए क्योंकि इसने हौजा यानी शिया मदरसों को जिंदा रखा। ये वो दौर था जब ज्ञान के ये केंद्र गरीबी और हमलों से जूझ रहे थे, और तब अवध से आ रहे इसी पैसे ने शिया इस्लाम की बौद्धिक मशाल को जलाए रखा था। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। 1856 में अवध पर कब्जा करने के बाद भी अंग्रेजों ने यह पैसा भेजना बंद क्यों नहीं किया? आखिर इसमें उनका क्या फायदा था? जवाब है जियोपॉलिटिक्स। अंग्रेजों ने इस फंड को एक बहुत ही शक्तिशाली भू-राजनीतिक हथियार के तौर पर देखा। उन्हें लगा कि इस पैसे के जरिए वे ईरान और इराक के शिया मौलवियों पर अपना कंट्रोल रख सकते हैं और ब्रिटिश इंडिया को महफूज रख सकते हैं। पर हुआ क्या? अंग्रेजों की ये चाल पूरी तरह से उल्टी पड़ गई। उनका कंट्रोल करने का सपना बस सपना ही रह गया। असल में जिन मौलवियों ने ये फंड लिया, उन्हें लोग ब्रिटिश एजेंट या विदेशी ताकतों की कठपुतली समझने लगे। और इससे हुआ ये कि उपनिवेशवाद के खिलाफ गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठा। अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। ये कनेक्शन सिर्फ पैसों का नहीं था। 1979 की ईरानी क्रांति के जो सबसे बड़े नेता थे, आयतुल्ला खुमैनी, उनका सीधा रिश्ता भारत से था। जी हाँ, आयतुल्ला खुमैनी के दादा सैयद अहमद मुसावी हिंदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ था। और मजे की बात देखिए, 1830 के दशक में वो भारत से निकलकर नजफ चले गए, ठीक उसी जगह जिसे अवध के नवाब के पैसों से मदद मिल रही थी। देख रहे हैं आप ये कनेक्शन? और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। 1970 का दशक था। ईरान के शाह अपने सबसे बड़े दुश्मन आयतुल्ला खुमैनी को किसी भी तरह रास्ते से हटाना चाहते थे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, खुमैनी को जनता की नजरों में ही गिरा दो। और फिर 7 जनवरी 1978 को शाह ने अपना सबसे बड़ा दांव चला। उनके इशारे पर एक अखबार में एक लेख छपा, और उसमें खुमैनी को क्या कहा गया? एक ब्रिटिश एजेंट और एक पागल भारतीय कवि। सोचिए, शाह ने खुमैनी की इंडियन जड़ों और अवध वाले फंड के ब्रिटिश कनेक्शन दोनों को मिलाकर एक हथियार बना लिया। लेकिन ये एक बहुत बहुत बड़ी गलती साबित हुई। एक ऐसी भूल जिसने सब कुछ बदल दिया। ये हमला जो विपक्ष को कुचलने के लिए किया गया था, उसका असर ठीक उल्टा हुआ। इस एक अपमान ने घटनाओं की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी जिसे कोई नहीं रोक सका। पवित्र शहर कोम में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, गोलियां चलीं, और फिर शोक और प्रदर्शनों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। और इसी सिलसिले ने शाह के तख्तापलट और आधुनिक ईरान की नींव रखी। तो पूरी कहानी का सार क्या है? अवध के एक नवाब का दिया हुआ कर्ज, जिसे अंग्रेजों में अपने जियोपॉलिटिकल गेम के लिए इस्तेमाल किया, वही कर्ज आगे चलकर 20वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक की चिंगारी बन गया। और यही वो छिपा हुआ इतिहास है जो आज भारत और ईरान के बीच के रिश्तों को इतना जटिल बनाता है। ये रिश्ता सिर्फ तेल या व्यापार का नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा है। तो यहां एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। इतिहास की और कितनी ऐसी अनकही अनसुनी कहानियां हैं जो चुपचाप पर्दे के पीछे से हमारी आज की दुनिया को चला रही हैं।